Hello everyone, welcome to our Session 2 Chemistry YouTube channel. Myself Agrash Agan, and today we are going to learn about haloalkanes and haloarenes. Okay, so अब चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा haloalkanes and haloarenes. ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम इसके कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स के बारे में जानेंगे. इसमें से पहला एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं क्लोरोफॉर्म. क्लोरोफॉर्म बहुत ही टॉक्सिक और पॉइजनस चीज़ है हमारे लिए. जैसे कि अगर क्लोरोफॉर्म क्या होता है, जैसे आपने कभी देखा हो मूवीज़ में या कहीं पे भी, कि क्लोरोफॉर्म को ज़्यादातर लोग किसी को बेहोश करने के इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि इस इमेज में बैक साइड पे आपको दिख भी रहा है ना, कि क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल हम किसी को बेहोश करने के लिए करते हैं. तो क्लोरोफॉर्म एक्चुअल में होता क्या है, व्हाट इज दिस क्लोरोफॉर्म इज, तो इट इज CHCl3. इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ अ मीथेन. इट्स अ ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ अ मीथेन. तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना कि क्लोरोफॉर्म का जो एक और नाम होता है वो होता है ट्राइक्लोरो मीथेन. क्लोरोफॉर्म का एक और नाम क्या होता है बेटा, ट्राइक्लोरो मीथेन. ठीक है, ट्राइक्लोरो मीथेन बेटा बनता कैसे है. अगर हम मीथेन की बात करें तो मीथेन पे हमारे पास 4 हाइड्रोजन होते हैं. ठीक है, इन चारों हाइड्रोजन में से हम 3 हाइड्रोजन को अगर हटा के उसकी जगह 3 Cl एटम लगा देते हैं तो ये कुछ इस तरह से बन जाता है हमारे लिए. एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज क्लोरोफॉर्म. एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज क्लोरोफॉर्म. ओके, नेक्स्ट, our next example is फायर एक्सटिंग्विशर्स. फायर एक्सटिंग्विशर्स में कौन सा कंपाउंड यूज होता है बेटा, तो फायर एक्सटिंग्विशर्स में हम CCl4 का इस्तेमाल करते हैं. किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा, CCl4 का इस्तेमाल करते हैं. CCl4 का नाम होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड. CCl4 का नाम क्या होता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड. और कॉमर्शियली हम CCl4 को पायरीन के नाम से जानते हैं. किस नाम से जानते हैं, पायरीन के नाम से जानते हैं. ठीक है, CCl4 इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर. तो जिस भी जगह पर आप फायर एक्सटिंग्विशर देखिए, समझ जाइएगा कि वो जगहों पे ऐसे केमिकल्स, ऐसे सब्सटेंसेस यूज हो रहे हैं जिनको हम पानी से नहीं बुझा सकते हैं. नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये एक कंपाउंड है जिसका नाम है बेटा क्लोरमफेनिकॉल. इसका नाम क्या है बेटा, इसका नाम है क्लोरमफेनिकॉल. क्लोरमफेनिकॉल ये एक मेडिसिन है. क्लोरमफेनिकॉल एक मेडिसिन है जो हमारी बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए काम आती है. इट इज यूज्ड टू ट्रीट bacterial infections. It is used to treat bacterial infections. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ये वाला कंपाउंड है, इसको हम बेटा क्लोरोक्विन बोलते हैं. क्या बोलते हैं, क्लोरोक्विन बोलते हैं. क्लोरोक्विन यूज कहाँ होता है, इट इज यूज्ड टू ट्रीट मलेरिया. इट इज यूज्ड टू ट्रीट मलेरिया. तो इस बात का बखूबी ध्यान रखना कि क्लोरमफेनिकॉल कहाँ यूज होता है. क्लोरमफेनिकॉल इज यूज्ड टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस एंड क्लोरोक्विन इज यूज्ड टू ट्रीट मलेरिया. एंड क्लोरोक्विन इज यूज्ड टू ट्रीट मलेरिया. ओके, सो नेक्स्ट, ये क्या हो रहा है यहाँ पर. तो ऐसा आपने कभी देखा है अपने लाइफ में कि कभी आपने देखा होगा कोई गाड़ी आती है जिसके पीछे ऐसा कुछ लगा होता है और उससे कुछ ऐसे ही धुएं जो होते हैं वो निकल रहे होते हैं. ऐसा देखा है आपने कभी, है ना. ये एक्चुअली ये धुआं क्या होता है बेटा, ये होता है DDT का स्प्रे होता है. इट इज अ DDT स्प्रे. ठीक है, ये लोग DDT स्प्रे करते हैं.
ठीक। DDT एक हेलो एल्केन कंपाउंड है, जिससे लोगों का कहना होता था कि ये एक बहुत अच्छा पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स है। तो हम लोग इसके DDT के स्प्रे को हम लोग यूज़ करते थे किसमें, वो जो मॉस्किटोज होते हैं उनको मारने के लिए। पहले टाइम पे मॉस्किटो ज़्यादा हुआ करते थे, तो हम लोग DDT का स्प्रे करके उन मॉस्किटोज को ख़त्म करते थे। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट है हमारा ये, यहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं और अगर आप ध्यान से देखो तो इनकी आंखों पर बैंडेज लगा हुआ है। दीज आर ब्लाइंड फोल्डेड पर्सन, इन्हें ब्लाइंड फोल्ड किया गया है। क्यों ब्लाइंड फोल्ड किया गया है, ये इफेक्ट क्या है? तो इट इज अ इफेक्ट ऑफ अ war gas. It is a effect of a war gas which is used in World War One, which is used in World War One. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो वॉर गैस यूज हुई थी उसमें से एक गैस है, उसका ये इफेक्ट है। वो गैस कौन सी है? तो वो गैस है बेटा फॉस्जीन गैस। कौन सी गैस है? फॉस्जीन गैस। ये फॉस्जीन गैस जो होती है वो काफ़ी टॉक्सिक होती है और बनती कैसे है? तो इट इज़ मेड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। इट इज़ मेड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये हमको फॉस्जीन गैस बना के दे देता है। फॉस्जीन गैस का फॉर्मूला होता है COCl2। फॉस्जीन गैस का फॉर्मूला क्या होता है? COCl2। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं, और भी एग्जांपल्स होते हैं, और भी फार्मास्यूटिकल ड्रग्स हैं, और भी चीज़ें हैं जहाँ पर जैसे CFC की अगर आप बात कर लें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात कर लें, जो रेफ्रिजरेटर्स में होती है, एयर कंडीशनर्स में होती है। ठीक है, तो उसमें CFC निकलती है। CFC का अगर आप फुल फॉर्म देखें तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CFC? इट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, मीन्स CF2Cl2। तो अगर देखा जाए तो ये भी एक मीथेन का कंपाउंड है जिसमें दो फ्लोरीन है, दो क्लोरीन है, चारों हाइड्रोजन की प्लेस ऑक्यूपाई कर रखी है। ठीक है, तो ये भी एक हैलोजन कंपाउंड है CFC। तो CFC का भी हम काफ़ी यूज़ करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। उसके बाद आ जाती है बेटा डेफिनेशन। व्हाट इज द मेजर डेफिनेशन ऑफ हेलोएल्केन्स एंड हेलोअरीन्स? तो आप कैसे पहचानेंगे? तो किसी भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का हैलोजन डेरिवेटिव होना चाहिए। किसी भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का हैलोजन डेरिवेटिव होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? हेलोएल्केन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हेलोएल्केन बोलेंगे। और अगर किसी भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का हैलोजन डेरिवेटिव आता है, किसी भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का हैलोजन डेरिवेटिव आता है, तो उसको हम बोलते हैं हेलोअरीन। क्या बोलते हैं? हेलोअरीन बोलते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट क्या था हमारा कि हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन? तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होता है बेटा कोई भी ओपन चेन का हाइड्रोकार्बन, कोई भी ओपन चेन का हाइड्रोकार्बन जो हकेल रूल को फॉलो ना करता हो, जो एरोमेटिक ना हो। लाइक CnH2n+2। ठीक है, लाइक CnH2n+2 एक एल्केन है ये। तो अगर एल्केन का डेरिवेटिव ले लो, या एल्कीन का डेरिवेटिव ले लो, या एल्काइन का डेरिवेटिव ले लो, ठीक है, तो वो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। और अगर हम बात करें कि व्हाट आर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, व्हाट आर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, तो जो हकेल रूल को फॉलो करते हैं, जो हकेल रूल यानी कि 4n+2 5 इलेक्ट्रॉन्स वाले इस रूल को जो फॉलो करते हैं उन्हें बोलते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, जो बेसिकली हमारे बेंजीन वाले कंपाउंड होते हैं। कौन से वाले कंपाउंड होते हैं बेटा? बेंजीन वाले कंपाउंड होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास है
RH ये एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। RH एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। अगर हम इससे एक हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह पे कोई हैलोजन एटम X ले आते हैं, क्या ले आते हैं? X ले आते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? RH बन जाएगा। क्या बन जाएगा? RH बन जाएगा। और X क्या क्या हो सकता है हमारे पास? X हो सकता है हमारे पास F हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में कोई भी X हो सकता है। ठीक है। सेम कंडीशन हमारे साथ एरोमेटिक वाले में भी आती है। जैसे हमारे पास बेंजीन है और बेंजीन के साथ कोई हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो हम बेंजीन वाला हाइड्रोजन किसी भी हैलोजन एटम से रिप्लेस कर सकते हैं और वो हम उसे इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पर भी X क्या होगा हमारा? यहाँ पर भी जो X होगा वो फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट क्लियर हुआ। उसके बाद कुछ हेलोएरीन्स और हेलोएल्केन्स कंपाउंड आपको दिए हुए हैं। ठीक है, ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं, लाइक CH3Cl क्लोरोमीथेन, लाइक C2H5Br ब्रोमोइथेन, C4H9I आयोडोब्यूटेन, एंड दिस इज बेंजीन के साथ एक क्लोरीन लगा है तो इसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। ये जो पार्ट होता है हमारा, इतना वाला जो पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं बेटा बेंजाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं? बेंजाइल ग्रुप। तो इसके साथ क्लोरीन लगा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा बेंजाइल क्लोराइड। ये जो है ये डाई क्लोरो वाला बेंजाइल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेंजाइल डाई क्लोराइड, या फिर इसको हम बेंजाइल जेम डाई क्लोराइड भी बोल सकते हैं। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है इसको हम टोलुइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? टोलुइन बोलते हैं। और टोलुइन के साथ ये क्लोरीन लगा हुआ है, तो अब क्लोरीन जिस पोजीशन पे लगा है, ये ऑर्थो पोजीशन पे लगा है, तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो क्लोरो टोलुइन। इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑर्थो क्लोरो टोलुइन। अब ये एक कंपाउंड है जिसमें हमारा ये 2 डिग्री का कार्बन है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमोपेंटेन या फिर सेक पेंटाइल ब्रोमाइड। सेम हेयर, इट इज आइसोपेंटाइल क्लोराइड, या फिर आप उसे IUPAC के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ छोटे से एग्जांपल्स थे कुछ हमारे पास जिनका हमें काफ़ी यूज़ होगा, हम इनको पढ़ते चलेंगे। नेक्स्ट आ जाता है बेटा क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन हमने किया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स प्रेजेंट, कि किसी भी कार्बन चेन में, जो भी कार्बन चेन चल रही है उसमें कितने हैलोजन एटम प्रेजेंट है, जिसमें से पहला वाला है हमारा मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स। मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स में मोनो का मतलब होता है एक हैलोजन होना चाहिए। तो those compounds which contain only one halogen atom, those compounds which contain only one halogen atom, उसे हम बोलते हैं मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास आ जाता है CH3Cl, तो इसमें एक ही हैलोजन ग्रुप है Cl, तो वो हमारा मोनो हैलोजन डेरिवेटिव है। वहीं दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं C2H5Br का, तो इसमें भी एक हैलोजन ग्रुप है, तो इसको भी हम मोनो हैलोजन डेरिवेटिव मानते हैं। वहीं एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं ये आइसोपेंटाइल ब्रोमाइड का, तो इसमें भी एक हैलोजन एटम है, तो इसको भी हम मोनो हैलोजन डेरिवेटिव मानेंगे। फिर ये बेंजीन के साथ क्लोरीन लग जाए तो ये क्लोरोबेंजीन, इसमें भी एक हैलोजन एटम है, इसलिए इसको भी हम मोनो हैलोजन डेरिवेटिव मानेंगे। लाइक टोलुइन के साथ अगर क्लोरीन लग जाता है तो दिस इज टोलुइन, और इसके साथ अगर क्लोरीन लग जाता है तो इसमें भी एक हैलोजन एटम है। लाइक एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि ये हमारे पास बेंजीन है, इसके साथ यहाँ पर हमने CH2 लगाया और इसके साथ यहाँ पर Cl लगा दिया, तो ये बेंजाइल वाला फॉर्मेशन हो जाता है। इसमें भी एक हैलोजन एटम है, तो हम इसको भी मोनो हैलोजन डेरिवेटिव ही कंसीडर करेंगे। फिर आता है डाई हैलोजन डेरिवेटिव। तो those compounds which have two halogen atoms, those compounds which have two halogen atoms
are called dihalogen derivatives of hydrocarbons. Like for example हमारे पास आ जाता है CH2 Cl2, इसमें 2 क्लोरीन है तो ये डाइहेलोजन डेरिवेटिव है। वहीं दूसरा एग्जांपल अगर हम देख लें, एक क्लोरीन यहाँ पर लगा दें और एक क्लोरीन यहाँ पर लगा दें तो ये भी डाइहेलोजन डेरिवेटिव है। वहीं एक और एग्जांपल देख लें, अगर एक क्लोरीन यहाँ लगा दिया जाए और एक क्लोरीन यहाँ लगा दिया जाए तो ये भी एक डाइहेलोजन का एग्जांपल है। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है ये कंपाउंड है, एक क्लोरीन हमने यहाँ लगा दिया, एक क्लोरीन हमने यहाँ लगा दिया, तो ये भी एक डाइहेलोजन डेरिवेटिव है। अगर एरोमेटिक वाले कंपाउंड्स में देखना चाहें तो जैसे एक क्लोरीन हमने यहाँ लगा दिया, एक क्लोरीन हमने यहाँ लगा दिया, तो ये भी एक डाइहेलोजन डेरिवेटिव है। ठीक है, तो अगर किसी भी कंपाउंड में 2 हैलोजन एटम आ जाए, कंपलसरी नहीं है कि वो क्लोरीन हो, वो ब्रोमीन भी हो सकता है, जैसे कुछ इस तरह से, और ऐसा कंपलसरी नहीं है कि दोनों एटम सेम होने चाहिए, हो सकता है कि दोनों एटम डिफरेंट हो। लाइक जैसे कि ये वाला कंपाउंड है, इसमें Cl इधर है, इसमें एक Br लग जाए, या फिर कोई बेंजीन वाले में देख लेते हैं हम एरोमेटिक में, जैसे यहाँ पर Br लगा है, यहाँ पर आयोडीन लग जाए। ठीक है, तो 2 हैलोजन होना कंपलसरी है, सेम हैलोजन हो या डिफरेंट हैलोजन हो, दैट डजंट मैटर। उसके बाद आता है बेटा तीसरा, ट्राई डेरिवेटिव। ट्राई डेरिवेटिव क्या कहता है कि those compounds which have 3 halogen atoms, those compounds which have 3 halogen atoms, जिन पे 3 halogen atom होंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास है CH जैसे हमारे पास आ जाएगा CHI3। ठीक है, तो ये कुछ कंपाउंड्स हैं। लाइक CHCl3 का नाम क्या होता है? क्लोरोफॉर्म। CHI3 का नाम क्या हो जाएगा? ये आयोडीन से बना है तो इसका नाम हो जाएगा आयोडोफॉर्म। ठीक है, और अगर हम एक और कंपाउंड ले लें लाइक CHBr3, ये ब्रोमीन से बना है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्रोमोफॉर्म। ठीक है, तो अलग अलग कंपाउंड अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। इतना क्लियर हुआ? ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव, जहां पे 4 कार्बन आते हैं। तो दोस कंपाउंड्स, सॉरी 4 कार्बन नहीं आते हैं, जहां पर 4 हैलोजन एटम आते हैं। तो दोस कंपाउंड्स those compounds which have 4 halogen atoms, those compounds which have 4 halogen atoms, tick, like for example CCl4, like for example CCl4, it is named as टेट्राक्लोरोमीथेन। अगर आपको उसको इसे टेट्राक्लोरोमीथेन नहीं बोलना है तो आप इसे कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कह सकते हैं। आप इसे कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांच ऑफ कार्बन चेन, की कार्बन चेन की ब्रांच क्या होगी उसके बेसिस पे हमें बताना है। तो उसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, यानी कि प्राइमरी हैलोजन, सेकेंडरी हैलोजन और टर्शरी हैलोजन देखने को मिलेगा। प्राइमरी हैलोजन का मतलब क्या होता है बेटा कि when the group is attached
to the 1 degree carbon when the group is attached to the 1 degree carbon, तो उसको बोलते हैं बेटा 1 degree हैलोजन। ठीक है, अब 1 डिग्री हैलोजन आप कैसे डिफाइन करोगे, इसका भी एक तरीका है, समझो, चीज़ों को समझना है। ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, कि जो हमारा ग्रुप है वो X है। क्या है? X हैलोजन। ये X जिस कार्बन से कनेक्टेड है, ये X जिस कार्बन से कनेक्टेड है, वो कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से कनेक्टेड होता है, वो उसकी डिग्री होता है। ठीक है, जैसे ये वाला कार्बन डायरेक्टली इस कार्बन से कनेक्टेड है, ये वाला कार्बन डायरेक्टली ये वाले कार्बन से कनेक्टेड है, ये ब्लू वाले कार्बन से कनेक्टेड है, तो डायरेक्टली एक से कनेक्टेड है। अब इसके बाद इधर पे कितने कार्बन लगे हैं उससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। ये कार्बन देखना है कि ये जो कार्बन है, जो अल्फा वाला कार्बन है, ये डायरेक्टली कितने कार्बन से कनेक्टेड होता है। तो ये एक से कनेक्टेड है, इसलिए इसकी क्या डिग्री होगी बेटा? 1 डिग्री होगी। इसलिए इसकी डिग्री क्या होगी? 1 डिग्री होगी। यहाँ तक समझे या नहीं समझे? यहाँ तक समझे या नहीं समझे? समझ गए? ठीक, अब समझो, एग्जाम्पल्स के तौर पे देखिए। ऐसे जैसे हमारे पास है CH3 CH2 CH2I। ठीक, अब इस कंडीशन पे देखो, तो अगर आयोडीन की बात करो तो आयोडीन हमारा मेन ग्रुप है। ग्रुप से लगा हुआ पहला कार्बन अल्फा कार्बन होता है। अल्फा कार्बन डायरेक्टली ये वाले कार्बन से कनेक्टेड है, बस एक कार्बन से कनेक्ट है, एक कार्बन से कनेक्ट है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी बेटा? 1 डिग्री का हो जाएगा। कितने डिग्री का हो जाएगा? 1 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, 2 डिग्री वाले में भी सेम, जो अल्फा कार्बन है वो 2 कार्बन से डायरेक्टली कनेक्ट होना चाहिए। जो अल्फा कार्बन है वो 2 कार्बन से डायरेक्टली कनेक्ट होना चाहिए। लाइक एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, और इससे कोई हैलोजन एटम। तो ये 2 डिग्री का हैलोजन कंपाउंड है। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल में अगर हम बात करें, जैसे ये हमारे पास एक एग्जांपल है। ठीक है, इसके साथ यहाँ पर हमने एक हैलोजन जोड़ दिया, ब्रोमीन। और अगर इस वाले कार्बन की हम बात करें तो ये वाला कार्बन हमारे लिए कैसा है? 2 डिग्री का कार्बन है। क्यों है? क्योंकि ये कार्बन डायरेक्टली एक इस वाले कार्बन से कनेक्टेड है और एक इस वाले कार्बन से कनेक्टेड है। तो ये जो कार्बन है ये डायरेक्टली 2 कार्बन एटम से कनेक्ट है। ये कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन एटम से कनेक्ट है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? 2 डिग्री का कार्बन कहेंगे। क्या कहेंगे? 2 डिग्री का कार्बन कहेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है टर्शरी कार्बन। टर्शरी कार्बन का मतलब है कि एक ही कार्बन से हमारे 3 अलग अलग कार्बन एटम कनेक्ट हों और वो आगे जाके किसी ग्रुप से कनेक्टेड हो। ठीक है, जो कि कुछ देखने में ऐसा लगेगा। तो फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास एक ये वाला कंपाउंड है। अगर इस कंपाउंड की बात करें तो इस कंपाउंड में ये वाला जो कार्बन है बेटा, जो यहाँ सेंटर पे है, ये कैसा है? ये 3 डिग्री का कार्बन है। ये कैसा कार्बन है? इट इज़ अ 3 डिग्री कार्बन। ठीक है, 3 डिग्री कार्बन है। इसका मतलब क्या है कि ये 3 अलग अलग कार्बन कंपाउंड से जुड़ा हुआ है। लाइक एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, और एक कार्बन ये। तो ये वाला कार्बन जो 3 डिग्री का है वो 3 अलग अलग कार्बन आइटम से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, इसलिए उसको हमने क्या बोला? 3 डिग्री का कार्बन बोला। क्या बोला? 3 डिग्री का कार्बन या फिर 3 डिग्री का हैलोजन। तो ये 3 क्लासिफिकेशंस थे हमारे पास। 1 डिग्री, जिसको हमने बोल दिया 1 डिग्री हैलो एल्केन। एक आया हमारे पास 2 डिग्री, इसको हमने बोल दिया 2 डिग्री का हैलो एल्केन। एक हमारे पास आया 3 डिग्री, इसको हमने बोल दिया 3 डिग्री का हैलो एल्केन। क्या बोल दिया? 3 डिग्री का हैलो एल्केन। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद जो
दूसरा क्लासिफिकेशन आया, एक और क्लासिफिकेशन आया, वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइब्रिडाइजेशन। ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइब्रिडाइजेशन। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? ये आपको सभी को 11th क्लास में पढ़ाया गया है बेटा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो आप सभी लोग जानते होंगे जब भी डिफरेंट एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक साथ कंबाइन होकर सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स में कन्वर्ट होते हैं, और तब जब बॉन्डिंग होती है उसको हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन या हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। तो उस पर एक आता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और जिसको हम लोग बोलते हैं विनाइल हैलाइड्स। क्या बोलते हैं? विनाइल हैलाइड्स। जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम आता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? विनाइल हैलाइड्स। ठीक है, विनाइल हैलाइड्स को याद कैसे करोगे? तो हमेशा ध्यान रखना कि व्हेन, कैसे याद करेंगे कि व्हेन द ग्रुप इज, ये एक छोटी सी ट्रिक है, डायरेक्टली कनेक्टेड with sp2 hybridized कार्बन। ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि हाँ वो चीज़ sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब sp2 बताओगे कैसे? तो ध्यान रखना कि ग्रुप से लगा हुआ जो कार्बन आएगा, एक मिनट, हाँ, ग्रुप से लगा हुआ जो कार्बन आएगा उसको हम बोलेंगे, ये वाला जो कार्बन आएगा, ये वाला कार्बन बेटा कैसा होना चाहिए? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, तो ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसको हम बोलते हैं विनाइलिक हैलाइड। क्या बोलते हैं? विनाइलिक हैलाइड। एक और ऐसे देख लेते हैं एग्जांपल में, जैसे हमारे पास है ये कंपाउंड है। ठीक है, तो ये भी, इसका जो पहला वाला कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है जिससे ये ग्रुप लगा हुआ है, ये भी डबल बॉन्डेड है, ये भी sp2 है, तो ये भी कैसा हुआ? ये विनाइल हुआ। ये कैसा हुआ? विनाइल हुआ। तो हमेशा ध्यान रखना कि ग्रुप से लगा हुआ जो हैलोजन ग्रुप है उससे लगा हुआ पहला कार्बन डबल बॉन्डेड होना चाहिए, तो वो विनाइल है। ठीक, इन केस अगर ग्रुप से लगा हुआ जो दूसरा वाला कार्बन है, वो वाला कार्बन अगर डबल बॉन्डेड है, ठीक है, इन केस ग्रुप से लगा हुआ जो दूसरा वाला कार्बन है, जो ग्रुप है वो X है, ठीक है, ग्रुप से लगा हुआ दूसरा वाला कार्बन, ये कौन सा है? ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है। तो ग्रुप से लगा हुआ दूसरा वाला कार्बन अगर डबल बॉन्डेड है, तो ये पहला वाला कार्बन कैसा हो जाएगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे एलाइल हैलाइड। क्या बोलेंगे? एलाइल हैलाइड्स। ठीक है, ठीक, एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास ये कंपाउंड है, इसको हम ऐसे बना लेते हैं, और यहाँ पर हमारे पास आयोडीन आ गया है। ठीक है, इस कंडीशन में ये हमारा पहला कार्बन है, ये हमारा दूसरा कार्बन है। ये वाला कार्बन कैसा है बेटा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये वाला कार्बन कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो sp3 के बाद sp2 आया है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? ये भी हमारे लिए एलाइल, अब हैलाइड है, आयोडीन आया है, तो इसको हम नाम दे देंगे एलाइल आयोडाइड। क्या नाम दे देंगे? एलाइल आयोडाइड। फिर यही चीज़ बेंजाइलिक ग्रुप में आती है, यानी कि बेंजीन वाले फॉर्मेशन पे आती है। यही चीज़ बेंजीन वाले फॉर्मेशन पे आती है। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनता है। अगर इसके साथ यहाँ पर कोई ग्रुप जुड़ा हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? वो बेंजाइलिक फॉर्म पे चला जाएगा। तो जैसे ये हमारा बेंजीन है, ठीक, और बेंजीन के साथ डायरेक्टली कोई हैलोजन अटैच हो जाए,
तो ये sp2 बेंजाइलिक हो जाएगा। तो कैसा हो जाएगा? sp2 बेंजाइलिक हो जाएगा। ठीक है। और जैसे एग्जांपल, जैसे कि हमारे पास ये एक बेंजीन का कंपाउंड है और इसके साथ यहाँ पर हमने क्लोरीन लगा दिया। तो अब ये जो क्लोरीन है ये किस कार्बन से कनेक्ट है? जो पहले से ही sp2 है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देना कि ऑल द कार्बन्स प्रेजेंट इन बेंजीन, ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना कि ऑल द कार्बन एटम present in benzene are sp2 hybridized। ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना कि जितने भी कार्बन एटम बेंजीन पे होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। उसके बाद आते हैं sp3 बेंजाइलिक पे। अब जैसे बेंजीन है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास बेंजीन है। बेंजीन के साथ कोई ग्रुप जुड़ा हो, उसके साथ हैलोजन एटम जुड़ा हो, तो अब ये वाला जो कार्बन एटम है ये कैसा हो जाएगा? ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड बेंजाइलिक हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास है ये एक बेंजीन है, बेंजीन में सारे sp2 हैं। ठीक है, इधर से कुछ जुड़ा हुआ है और इधर पे हमारे पास है Cl। तो ये sp3 कैसे बताओगे? क्योंकि ये वाला जो कार्बन है वो कैसा है? sp3 है। ठीक है, एंड दिस कार्बन इज फॉलोड बाय अ sp2 hybridized carbon। दिस कार्बन इज फॉलोड बाय अ sp2 hybridized carbon, इसलिए ये sp3 hybridized बेंजाइलिक हो जाएगा। हमारे पास कुछ डाइहैलाइड कंपाउंड्स भी हैं। डाइहैलाइड कंपाउंड्स जैसे कि जेमिकल डाइहैलाइड, जिसको हम जेम डाइहैलाइड कहते हैं। जेम डाइहैलाइड का एक और नाम होता है, जेम डाइहैलाइड का एक और नाम होता है, इसको हम बोलते हैं एल्काइलिडीन। इसको हम बोलते हैं एल्काइलिडीन डाइहैलाइड्स। क्या बोलते हैं? एल्काइलिडीन डाइहैलाइड्स। इसका मतलब है कि किसी भी एक कार्बन से दो हैलोजन एटम कनेक्टेड हो। इसका मतलब क्या है? किसी भी एक कार्बन से दो हैलोजन एटम कनेक्टेड हो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास CH3 CH Cl2 ये वाला कंपाउंड है। तो इसमें एक ही कार्बन से, ये वाला एक कार्बन है, इसी से दो हैलोजन ग्रुप अटैच्ड हैं हमारे। तो इसको हम बोलेंगे जेमिकल, इसको हम बोलेंगे जेमिकल डाइहैलाइड्स। इसको हम क्या बोलेंगे? जेमिकल डाइहैलाइड्स, या फिर थोड़ा सा एक मिनट, इसको हम बोलेंगे जेमिकल डाइहैलाइड्स, या फिर हम इसको बोलेंगे जेम डाइहैलाइड। ठीक है, अब हैलाइड की जगह हम क्लोराइड का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये हमारा कंपाउंड में क्लोरीन यूज़ हुआ है। तो इसको हम बोलेंगे जेम डाई क्लोराइड। एंड सेम हेयर ऑल्सो, जेमिकल डाइहैलाइड की जगह हम इसको बोलेंगे जेम डाई क्लोराइड। ठीक है, ये समझ गए, जेमिकल वाला पार्ट समझ गए। उसके बाद आता है विसिनल या फिर विक डाइहैलाइड। ये कहता है कि
दो एडजेसेंट कार्बन होने चाहिए, अगल बगल वाले कार्बन होने चाहिए, ठीक है। उस पे हमारे हैलोजन अटैच होने चाहिए, एक इस पे और एक इस पे। तो ऐसा जो भी स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम बोलेंगे विसिनल डाइहैलाइड्स या फिर विक डाइहैलाइड्स, और इनका नाम होता है एल्काइलिन डाइहैलाइड्स। इनका नाम क्या होता है? एल्काइलिन डाइहैलाइड्स, ठीक है। बनते कैसे हैं? जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और इसके साथ एक Cl कनेक्टेड है और इसके साथ भी एक Cl कनेक्टेड है। तो जब इसका नाम लिखेंगे तो क्या नाम हो जाएगा इसका? इसका नाम हो जाएगा विसिनल डाइहैलाइड। एंड एज यूजुअल हम हैलाइड वर्ड यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमने क्लोरीन यूज़ किया हुआ है। तो डाइहैलाइड की जगह हम क्या लिख सकते हैं? डाइक्लोराइड। अगर ये नहीं समझ में आया, विसिनल नहीं लिखना है, तो आप डायरेक्टली विक डाई क्लोराइड भी लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब इसके बाद है नोमेनक्लेचर ऑफ हैलोएल्केन, कि कैसे हम हैलोएल्केन्स की नोमेनक्लेचर करते हैं। ये सारी चीज़ें हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है।